चलो बैंक आ गया। ओके ठीक है बच्चों, सो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था। मैंने तुम्हें बड़ा स्लो स्लो पढ़ाया था। कल वाली क्लास में जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगी थी, जो नहीं आया था बच्चे, तुम लोग तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो। तो पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं तो समझ, रोज मैं भी लड़ लड़ के, मेरे को भी होता है कि यार रोज लड़ती हूँ, इनको रोज डांट पड़ती है इनको मेरे से। बट तुम लोग सुधरते नहीं हो। जब क्लास लगी थी कल एक्स्ट्रा क्लास, आप देखो, आप लोग ना पहले देख लो आपको जेई करना है या नहीं करना। नहीं करना तो फिर छोड़ो, फिर कुछ रखा नहीं है बेटा। अगर करना है तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं पढ़ रहे हो तो फिर जेई क्या, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, सीयूटी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जो कल जिसने क्लास नहीं लगाई मेरे इतने बोलने के बाद भी कि मैं 3 बजे क्लास लूंगी, फिर भी आप में से काफी सारे बच्चे आए ही नहीं थे। ठीक है, सो ये चीजें मत करो यार, प्लीज मत करो, मेरे को तो बहुत खराब लगता है एज अ टीचर। तो प्लीज बी रेगुलर इन योर क्लासेस एंड पढ़ो अपना। और तुम में से तो बहुत सारे बच्चे जल्दी आ जाते हो स्कूल से, तो प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम। स्कूल स्कूल में ही रह जाओगे ना, फिर स्कूल स्कूल में ही रह जाना। स्कूल में तुम कर जाओ टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारा जेई में कुछ नहीं आएगा। पता चले 90% लेके आए स्कूल में और जेई में आए तुम्हारे 40%। भाई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। स्कूल को आप डी प्रायोरिटाइज करो, पहली बात। स्कूल का काम स्कूल का काम, बस वही कॉपी पेस्ट करते रहते हो तुम लोग पूरा साल। ये नहीं पता कि असली चीज क्या पढ़नी है तुम लोगों को। आप लोगों को अपना, मुझे लगता है कि एम ही नहीं पता है, गोल ही नहीं पता है करना क्या है। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना क्लास में, मैं कल से एंट्री नहीं दूंगी तुम लोगों को क्लास में, पहले बता रही हूँ, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एंट्री नहीं दूंगी कल से क्लास में। तुम सिर्फ करने को अटेंड मत करो क्लास। ठीक है, तो तुम लोग ये स्कूल के कामों में लगे रहते हो ना, कुछ कुछ नहीं होगा। बनाते रहो कॉपियां, बनाते रहो प्रोजेक्ट फाइल। आप लोग पूरा दिन स्कूल का काम करते रहते हो, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता ऐसा क्या टीचर तुम लोगों को लिखने के लिए दे रहा है जो स्कूल का काम ही खत्म नहीं होता। तुम जैसे ही बच्चे रेगुलर, आपको लोगों को पता है ये चीज, जो क्वालिफिकेशन का रेशियो है, वो जो बच्चे 12th में रेगुलर, जो रेगुलर 12th के हैं, उन बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिले एज कम्पेयर टू ड्रॉपर। तो मतलब जो बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे एनआईटी आईआईटी में जाते हैं, वो तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल जाकर अपना जेई निकालते हैं। लेकिन उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होता है, वो ये नहीं कि सारा दिन स्कूल का ही करते रहते हैं। मेरे पास दूसरा बैच भी है, तुम्हारे जैसा ही है दूसरा बैच। उसमें बच्चों को क्लियर है कि हमें जेई करना है और हमें ऐसे चलना है। वो भी हाई टच बैच है, उसमें भी बच्चों को मेंटरशिप मिल रही है। वो बच्चे स्कूल की छुट्टी लगाते हैं हफ्ते में 1-2 बार। उनमें से तो आप मानोगे हिमाचल के बच्चे हैं वहां पे सबसे ज्यादा, जो 5-5 साढ़े 5 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बावजूद भी दे आर डूइंग वेरी 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 वेल। आप लोगों के पास कंपैरेटिवली एडवांटेज है, आप लोग उसका फायदा ही नहीं उठाना चाहते हो। बस स्कूल का काम करते रहते हो, स्कूल का काम। समझ ही नहीं आती, हो जाएगा क्या स्कूल के काम से जेई क्लियर? क्वालिफाई करने के लिए भाई साहब 40 नंबर चाहिए, मैंने कल भी बोला था तुम लोगों को। 40 के लिए भी तुम्हें 75 में से 10 क्वेश्चन छाटने हैं। छाट लोगे 10 क्वेश्चन? लो, रोज डांट खाते हो मेरे से, रोज डांट खाते हो, फिर भी असर नहीं दिखता मेरे को। एक दिन असाइनमेंट भेजोगे, फिर 5 दिन एकदम नींद में चले जाते हो तुम लोग, जब तक टीचर बोले ना अरे भेज दो, अरे असाइनमेंट किया कि नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। वाई रिमाइंडर्स आर रिक्वायर्ड? छोटे बच्चे हो तुम लोग, नहीं पता क्या करना आगे जिंदगी में। बस एक दिन भेज के छुट्टी। मैं पहले बता रही हूँ, ड्रॉपर्स का रेशियो, क्वालिफिकेशन रेशियो कम है। कर जाओगे तो कर जाओ इसी साल ही, जनवरी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में जी जान लगा, तो जनवरी वाले अटेम्प्ट में, अगर जनवरी वाले में हो गया तो बधाई हो, बहुत बढ़िया। नहीं होता है, थोड़े से नंबर से रह जाओगे तो कोई नहीं, अप्रैल के लिए तैयार कर देंगे टीचर्स तुम लोगों को।
जो तुम चीजें पढ़ रहे हो आसान थोड़ी ना है बेटा। फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट, मैथ्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हाँ कंपैरेटिवली उनसे आसान पड़ती है, बट उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। आप लोग मेरी जितनी जल्दी बातों को सीरियस लोगे ना, जितना जल्दी, जो तुम जिन गलत फहमियों में हो तुम कि 40 नंबर लेना मैम, बस 5 चैप्टर पढ़ेंगे हम, सिर्फ 5 चैप्टर और 40 नंबर लेके आएंगे। क्या गारंटी है जो तुम 5 चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें आता हो? कितने कितनी प्रोबेबिलिटी है बताओ मेरे। नो डाउट तुम्हें एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यस और नो। 11 तुम्हारा बर्बाद है वैसे ही, आधे से ज्यादा बच्चों का। बचा 12, उसमें से भी तुम छोड़ दो चैप्टर, खो दिया फिर तो काम। रेगुलर जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, जो बच्चा अपने गोल को लेके क्लियर है, सफलता उसी को ही मिलेगी। नहीं तो बच्चे तो बेटा 12 लाख बैठते हैं जेई में, सीट सिर्फ है 10,000 15,000 के पास। ये विषय मैं याद ही भूल गई। चलो आज के लिए इतनी बहुत है डांट। रेगुलर रहो, सुखजीत अभी से रेगुलर रहो यार, मैं बता रही हूँ। और जो तुम्हारा रहता है, तुम लास्ट 2 क्लास से एब्सेंट हो, अपना वो कवर करके आना चाहिए वैसे तुम्हें क्लास में। अगर तुम नहीं करके आई हो तो आज की क्लास तुम्हें समझ में करके आए हो कवर? हाँ जी मैम। फिर ठीक। क्या करवाया था मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास में? मैम एक्स्ट्रा क्लास वाला नहीं, उससे पहले वाला लगाया था। हाँ फिर क्या कराया था उसमें मैंने, बताओ। बस यही देखा था, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग सोच तो बोर्ड्स करने से तुम्हें हमारे जमाने में होता था, जब मेरे टाइम में था कि हमें 12वीं में, हमारे में भी ये होता था कि 95% लाने पड़ते थे तब जाके एडमिशन होता था हमारा डीयू में। बट अभी वो वाला केस नहीं है, ले आओ तुम 95%, कुछ नहीं होगा। तुम्हें लाइफ में आगे जाओगे, ग्रेड 12 के बाद कुछ भी करना है, तुम्हें बीएससी करना है, इंजीनियरिंग करना है, कुछ भी करना है, तुम्हें एक एंट्रेंस तो बेटा फेस करना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतनी जल्दी अच्छा है। नहीं करोगे तो लड़कियों की तो शादी कर देंगे तुम्हारे घर वाले, राइट? और जो लड़के हैं वो स्ट्रगल करेंगे। अब तुम देख लो, अब तुम्हें शादी करके जाना है, अब क्या करना है देख लो अब तुम, या अर्न करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, ये अब तुम देख लो। लास्ट क्लास में मैंने जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास मैंने ली थी उसमें बेसिकली मैंने क्या करवाया था तुम लोगों को, कायरल कंपाउंड्स के बारे में बताया था ना, कायरल सेंटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, है ना। सिमेट्री एलिमेंट्स बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना। मैंने तुम्हें ये बोला था ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, बताया था। यस मैम। यस मैम। चलो याद है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? जिसमें पीओएस या सीओएस दोनों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। अगर दोनों में से कोई है, या पीओएस है या सीओएस है या दोनों हैं, तो भाई साहब वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि बेसिकली जो आपके एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिमेट्री नहीं होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो सिमेट्रिकल होंगे मतलब जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो आपके इनएक्टिव होंगे। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को वो भी बताया था, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो तो शायद उससे पहले वाली क्लास में हो गया था ना। हाँ वो तो Yes, पहले ma'am. वाली में ही हो गया था, इसमें मैंने बताया था। आज मेरे को क्या बताना है बेटा, आज मैं तुम्हें आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। बताना तो मेरे को कल था बट बच्चे कम थे तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। और उसके अलावा नई नई टर्म्स तुम आज सीखोगे। एनेंशियोमर क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एनेंशियोमर क्या होता है, डाइस्टीरोमर, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग के बिना तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा, ये आरएस है क्या। देखो आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिंस्टर। इसका फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा कि भाई साहब आर और एस क्या होता है।
तुम्हें अच्छे लेवल के सवाल करने के लिए आरएस आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, ठीक है, आरएस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बट हाँ, जब तुम आगे चैप्टर पढ़ोगे ना, क्योंकि मंडे से मैं तुम्हें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट कराऊंगी, है ना, तो वहां पे यूज होगा, आरएस यूज होगा। तो मेरे बच्चों को आना चाहिए कि आर और एस ये है क्या। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ईजेड निकलवाया था, तो ईजेड में अपन ने क्या किया था, कुछ हमने सीक्वेंस रूल देखे थे, है ना, सिप रूल देखे थे, जिसके बेसिस पे हमने प्रायोरिटी डिसाइड की थी कि हाई प्रायोरिटी होगा, ये लो प्रायोरिटी होगा, याद आ रहा है। तो हमने ये किया था। तो सेम, आवाज आ रही है, आवाज यस मैम। यस मैम। याद देना मेरे को, आवाज जाए तो, वैसे जानी तो जाएगी नहीं। हाँ, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम आरएस में भी, आरएस में ना हमें वो जो सीक्वेंस रूल मैंने तुम्हें ईजेड में बताए थे ना, वो तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल नहीं पाओगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखो, ये है तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, इसको नहीं रटना है, जो मैं समझा रही हूँ वैसे करो। नोट्स के लिए बड़े सुंदर दिखेंगे ये, ऐसे शायद समझ में तुम्हें अभी नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी बड़े ही प्यार से। आ जाओ, एग्जांपल देखो, ध्यान रखना, जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम कहाँ निकाल सकते हो, व्हेन कार्बन इज कायरल। क्लियर है, जब कायरल कार्बन होगा वहीं पे तुम क्या निकाल सकते हो, आरएस निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। पहली चीज ये ध्यान रखिए। निकालेंगे कैसे मैम, है क्या ये आई, तो मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेटा Br Cl CH3 और H, ठीक है, कार्बन sp3 है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, दिख रहा है, कायरल है ना। और आपको पता है जो टेट्राहेड्रल होता है वो ऐसे ही तो होता है, दो प्लेन में होते हैं, एक मेरी तरफ होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक मेरे से दूर जाएगा। ऐसे तुम बोल सकते हो दो प्लेन में होंगे और एक तुम्हारी तरफ आता हुआ एक तुमसे दूर जाता हुआ, राइट। चलिए, अब इसमें क्या करना होता है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे भाई, अब तुम मुझे बताओ क्लोरीन ब्रोमीन CH3 और H में से कौन ज्यादा प्रायोरिटी का है। ब्रोमीन भैया जी ज्यादा प्रायोरिटी के हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा। कार्बन से यहाँ क्लोरीन अटैच है तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा और लास्ट में इसको मिलेगा, ठीक है। यस राइट, तो सबसे पहला केस फर्स्ट, व्हेन फोर्थ, बस जितना मैं सिखा रही हूँ उतना ही पढ़ना है तुम्हें इस चैप्टर में, ज्यादा मगजमारी नहीं करने की है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना हो, क्योंकि ये चैप्टर से ना एडवांस के जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो शायद चक्कर खा जाओगे कि ये कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। बट मेरा टारगेट फिलहाल जेई मेंस है और आप लोगों का भी वही होना चाहिए। तो जेई मेंस में ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं दिखा भी दूंगी कैसे सवाल आते हैं वैसे यहाँ से। तो देखो, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, when fourth priority group is on dash position, ठीक है, समझ में आया। केस फर्स्ट क्या है, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे होगा, डैश पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा, वेज डैश, क्योंकि मैंने वेज है ना, इसीलिए इसका नाम होता है, किसी बुक में हो सकता है, पढ़ो। अब आपको करना क्या है मेरा बेटा, आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। क्या करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। अगर आपका 1 से 2, 2 से 3 जाने पे क्लॉकवाइज आया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर, ठीक है। अगर 1 से 2, 2 से, ध्यान से रखना 1 से 2 ही जाना, 1 से 3 मत भाग जाना, 1 से 2, 2 से 3 सीक्वेंस में जाना है। अगर तुम्हारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आया तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है, एस कॉन्फ़िगरेशन का है। ये रूल के हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, इधर देखो ना, इसमें देखो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, तो क्या घूम रहा है ये, एंटी क्लॉक। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझे ये वाली बात, मेरी बात? यस मैम। बधाई। यस। अब आगे देखो तुम, केस सेकंड क्या आता है, केस सेकंड आता है जब तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हो, वेज पे हो, ठीक है। कहाँ लिखूं मैं, है क्या जगह, अरे चलो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। केस 2 क्या है, फिर से लिख रही हूँ मैं, चलो।
केस फर्स्ट क्या है, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे को पता है कल ये चैप्टर बहुत मजे से खत्म हो जाएगा, तभी मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रही हूँ, राइट। एंड हाँ, जिसके भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टेस्ट रिलेटेड डाउट्स है वो पूछ लेगा मेरे से, ठीक है, डाउट सॉल्विंग में पूछ सकते हो तुम लोग मेरे से, है ना। व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश पोजीशन, यही मैंने बताया। जो जब डैश पोजीशन पे मैं बात कर रही हूँ तो क्या होगा बेटा, जो अगर तुम 1 से 2 से 3 जाओगे, अगर क्लॉकवाइज आया तो आर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस होगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. केस क्या है, केस सेकंड है व्हेन व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वेज पोजीशन, है ना। अगर वेज पे है तो कहानी कुछ उल्टी हो जाएगी। अगर तुम्हारा आर आ रहा है तो उसको चेंज करके क्या लिख दोगे, एस लिख देना, ठीक है। और अगर एस आ रहा है तो इसको क्या कर दोगे तुम, आर कर दो, इंटरचेंज करना है बस, समझ गए। यस अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर होना चाहिए ना, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वाला बेच पे है तो उसको क्या कर देना तुम, एस कर देना, और एस आ रहा है तो आर, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो ये 2 केस हो गए, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हो, प्लेन में हो। 3 केस बनते हैं यहाँ पे, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे हो, सेकेंड जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे हो, तीसरा जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में हो। तो जब प्लेन में होगा तो क्या करेंगे मैं बता, ये 2 केस हो गए। चलो, अब ये 2 केस हो गए तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैंने अलग अलग लेवल के एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करो। पहले ब्रोमीन को मिलेगा, अपने दिमाग में करते जाओ, इसको नोटबुक पे लिखते जाओ। क्लोरीन को दूसरा नंबर मिलेगा, फ्लोरीन भैया जी को तीसरा मिलेगा, और फोर्थ मिलेगा हमारे हाइड्रोजन को। तो हमें कैसे जाना है, 1 से 2, 1 से 2 ये रहा। फिर समझ गए ना, ऐसे मत चले जाना उल्टा। 1 से 2, 2 से 3 कैसा घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि डैश पे है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एस, एस, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो कार्बन से OH ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्ट, तो पहला नंबर मैं इसको दूंगी। यहाँ पे CHO है, दूसरा नंबर मैं इसको दूंगी। यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, यहाँ पे CH3, तो किसको मिलेगा, तीसरा नंबर इसको, और फोर्थ इसको मिलेगा। तो घुमाओ 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फोर्थ वाला डैश पे है तो ये आर हो जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको ना बेटा यहाँ पे डी कर दो। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है करो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगी, इथाइल को, CH2 CH3। फिर दूसरा नंबर इसको मिलेगा, आइसोटॉपिक में जिसका मास ज्यादा हो उसको मिलता है। फिर 4, तो यहाँ पे देखो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, होना क्या चाहिए, एस, लेकिन फोर्थ वाला वेज पे है तो एस को चेंज करके क्या कर दोगे तुम, आर। रविंदर, ठीक है, सुहानी, अंशिका, नवजोत, जशनप्रीत, Yes, ma'am. दिव्या, जसमीन, हर्ष, रोहित, कृपा, मनप्रीत, प्रतीक, विवेक, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब चलो, यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो ये वाला केस जो है ना, फोर्थ वाला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हाँ। देखो, अब यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ पे वो करो, प्रायोरिटी असाइन करो। सबसे पहले क्लोरीन भैया जी को, फिर मिथाइल को, फिर ड्यूटेरियम को, और फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, प्लेन पे। तो केस थर्ड क्या बन जाता है, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन प्लेन, है ना। यस मैम। प्लेन में है ना ये तो वेज पे है, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसके इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं करोगे 1 2 2 3, गलत। बेशक आंसर हो सकता है ठीक आ जाए तुक्के से, बट कॉन्सेप्ट वो गलत हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, देखो इसको ना ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो,
देख रहे हो, ये 4th होगा है ना, इसके अकॉर्डिंग ये 2 होगा जो इस पे होगा, ये 1 होगा और ये 3 होगा। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 इंटरचेंज करने हैं। क्या करने हैं? 2 इंटरचेंज करने हैं। कैसे करोगे? देखो 4th वाला किस पे आना चाहिए, वैसे हमें डैश पे आना चाहिए, तो 4th को आप किससे रिप्लेस कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो बेटा, 1 से कर दो। समझ रहे? ये रूल होते हैं बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है ये तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स में ही मिलेंगे। अच्छा, 1 2 को किससे कर दो? 3 से, है ना। देख 1 को तो कर दिया ना 4 से, बचा क्या? 2 3। तो 2 इंटरचेंज करने के बाद फाइनल क्या मिलेगा, बताओ जी, बताओ जी। जो 4 वाला था यहाँ पे 1 आ जाएगा, डैश पे 4 चला जाएगा, 3 पे 2 चला जाएगा और 2 पे क्या आ जाएगा? 3। क्या ये पल्ले पड़ा? तो तुम्हें 2 इंटरचेंजेस करने हैं। आप डैश से ही बेटा 4th प्रायोरिटी वाले ग्रुप को डैश से भी एक्सचेंज कर सकते हो, वेज से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम डैश से कर लो क्योंकि उसमें फिर चेंज करने के पंगे नहीं रहेंगे। अब देखो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज घूमा, 4th वाला डैश पे है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी? R। तो ये चीज सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको घर पे जरूर दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे बाकी तो याद रहते हैं लेकिन वैसे वो भूल जाते हैं। हाँ बेटा। मैम 3 वाला दोबारा करवाना है एक बार। 3 वाले में ये बताया था मैंने, पहले प्रायोरिटी दे दोगी तुम आंचल, ठीक है। यस मैम। प्रायोरिटी देने के बाद तुम देखो 1 से 2, 1 से 2 जाना, 2 से 3, 4th को भूल जाओ, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एस होना चाहिए, बट 4th प्रायोरिटी वाला वेज पे है तो एस को किससे चेंज कर दोगे आप? आर से चेंज कर, ठीक है। यस तो मैम। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आपका जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप होना चाहिए वो डैश पे होना चाहिए। अगर आपका 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है तो क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा एस पे होगा, मतलब एस होगा। बट अगर आपका 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे है तो एस आर, मतलब जो आपका आएगा उससे उल्टी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देनी है। अगर एस आ रहा है तो आर लिख देना, आर आ रहा है तो एस लिख देना। और अगर प्लेन में है तो 2 इंटरचेंज आपको वहां पे करने पड़ेंगे। हुआ क्लियर? यस मैम। Yes, चलो ma'am. मैम डी यस का मैम। मतलब कौन सा एलिमेंट है? फिर से बोलो बेटा। मैम जो डी लिखा है आपने इसका मतलब कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड है? ये ड्यूटेरियम है ना बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप, यस। ठीक है हर्ष। चलो इसको कैसे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे, अब देखो 2 कायरल सेंटर है, तभी मैंने तुम्हें कल कायरल कार्बन दिखाया था, और ये 2 कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर पे यू कैन डिटरमाइन आर एस। तो अगर ये देखो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4, 1 2 3, जो बचा है वो क्या होगा? H। और अगर ब्रोमीन वेज पे है तो H किस पे होगा बेटा? डैश पे होगा, ये सुनो। यस और Yes, ऐसे ma'am. अगर Cl आपका वेज पे है तो H क्या होगा? डैश पे होगा। तो बस निकालना चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस वाले कायरल सेंटर पे निकालते हैं आर एस। तो इससे ब्रोमीन डायरेक्ट अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये CH3 और H, तो पहला नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे Cl है, तो दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। तो घुमाना एक बार, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर आएगा क्योंकि H किस पे है? 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप। जरूरी नहीं हमेशा 4th प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन होगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन डैश पे, तो आर हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखो क्या कर रही हूँ, पहले देख लो, उतारना बाद में। यहाँ पे क्लोरीन को दोगे आप पहले प्रायोरिटी, दूसरा नंबर इसको दोगे, मतलब यही वाला, तीसरा और चौथा। तो घुमाना है इसको, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और H किस पे है? डैश पे, तो ये क्या हो जाएगा? S। तो यानी कि R और S क्या हो जाएगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। देख रहे हो? यस मैम। अब तुम क्या करोगे, मुझे 6th वाले में निकाल के बताओ। चलो गलतियां करोगे, इट्स ओके।
करो करो, शाबाश। ट्राई, देखो ट्राई करो, ये मत सोचो मैम गलत हो जाएगा, हमें ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। आपको ट्राई करना है, जब तक ट्राई नहीं करोगे आप सीखोगे ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपसे गलतियां क्या हो रही हैं। बेशक गलत कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना आपको। चलो करो और मुझे बताओ कि आ क्या रहा है। अभी पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। वेरी गुड अमनदीप एंड ओके दिव्या, वेरी गुड। रविंदर वेरी गुड। अंचल वेरी गुड। अंशिका बहुत बढ़िया, शाबाश, करो। वेरी गुड नवजोत, आकाश बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स वेट कर रही हूँ मैं, ट्राई करो। दिव्या क्या आ रहा है बेटा? मैम दोनों ऐसा आ रहे हैं। दोनों ऐसा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यस मैम ऐसा। बिल्कुल ठीक है। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे ये वाला कार्बन है कायरल, ये भी वही है, तो अगर यहाँ ऐसा आ रहा है तो यहाँ भी ऐसा आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो वेज पे है, यहाँ पे डैश पे, तो अगर ये आर आ रहा है तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो वेरी गुड बेटा, ऐसा ऐसा आएगा, निकालना आई होप आ गया होगा, है ना। चलिए इसके बाद बेटा ये तो था वेज डैश फॉर्मूले में आर एस निकालना। अब हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में कैसे हम आर एस निकालते हैं। फिशर प्रोजेक्शन ये काहे का होता है, ये देखो फिशर प्रोजेक्शन में बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन को हम ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं। देखो क्रॉस करके बोल दो या फिर प्लस बोल सकते हो, प्लस साइन है ये, है ना। एक्चुअली में मॉलिक्यूल को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है फिशर प्रोजेक्शन में। ये क्या होता है, आपका कार्बन होता है, ठीक है। ये बीच वाला कार्बन है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे भी कोई ग्रुप, चारों तरफ कोई ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, कन्वीनियंट वे है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में पढ़ने का, राइट। सो मॉलिक्यूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस with the chiral carbon at the intersection of horizontal and vertical line। यानी कि ये वाला जो कार्बन है क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तभी आप वहां पे क्या निकाल पाओगे, आर और एस निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर? चलिए क्या बोलता है वो, ये रूल है ना, ये हर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। और ऐसे मत सोचो तुम इसको रट्टा मार लोगे, नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे इससे रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें तुम्हें ये रूल्स थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन होती है मेन चेन, उसी से ही स्टार्ट होगी विद फर्स्ट कार्बन एट द टॉप। मतलब कहने का मतलब ये है क्या जगह, देखो मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप आयुपेक नेमिंग करते हो तो जनरली आप क्या करते हो, पहले तो मेन चेन सिलेक्ट करते हो, राइट, तो नंबरिंग करते हो। तो जो मेन चेन सिलेक्ट होगी बेटा वो वर्टिकल वाली होगी, और जो पहला नंबर आप दोगे वो कहाँ से चालू करोगे, टॉप से, ऐसे। तो यानी कि जो पहले यहाँ पे जो टॉप पे आपका ग्रुप लगा होगा वो कौन सा वाला लगा होगा, फिर फंक्शनल ग्रुप, जो आयुपेक नेमिंग में आप पढ़ते थे हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तभी आप वहां से नंबरिंग क्या करोगे, चालू करोगे। मतलब वो सीधा ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप आयुपेक नेमिंग करते हो तो मेन चेन आपको सिलेक्ट करनी है विद फर्स्ट कार्बन एट द टॉप, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आरएस कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। ये आपको शायद मतलब इसको लिखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, अभी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो देखो बेटा फिशर प्रोजेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वेज पे हम दिखाते हैं, यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बेटा, ठीक है। और जो वर्टिकल पे होते हैं वो हम डैश पे दिखाते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक बात है। यस मैम। और यहाँ पे क्या होता है, सेम यहाँ पे भी आपको चेक, पहले तो चेक करो कायरल कार्बन है जैसे कि यहाँ पे है, और यहाँ पे भी अपने को क्या डिसाइड करना होता है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। तो प्रायोरिटी जब आप डिसाइड करोगे तो कैसे करोगे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से तो पहला इसको मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COH है, तो दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको। तो वही सेम करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, और प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद तुम्हें वही करना है 1 से 2, 2 से 3।
और अगर यहाँ पे ध्यान से सुन लो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है, डैश का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आती है तुम्हारी तो आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आती है तो क्या होगा, एस। एस। बिल्कुल सेम जैसे वहां किया था, वहां पे भी वेज डैश में भी फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर डैश पे है तो आपका क्लॉकवाइज में आर, एंटी क्लॉकवाइज में, सेम यहाँ पे भी यही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, घुमाना चालू करो, 1 से 2, 2 से 3, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आर ना होके क्या हो जाएगा, एस। बस यही तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो में क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, यस मैम। क्या हो गया वहां पे, वेदर खराब है क्या, हरलीन आपको मेरी आवाज आ रही है, संध्या आ रही है, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो करना, आर एस निकालो बेटा इसमें, चलो निकालना एक बार, एक सिंपल एग्जांपल लिया है। मनप्रीत आपका भी नेटवर्क इशू है क्या आज, यस मैम। अरे क्यों हो रहे हैं बाय द वे नेटवर्क इशू, बारिश तो बारिश आ रही है क्या पंजाब वगैरह में, उत्तराखंड में, पंजाब में तो नहीं है, हाँ हमारे तो नहीं है बारिश। नहीं है बारिश, तुम लोगों को फिर ना रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। हाँ चलो, जी मैम। हाँ जी, चलिए आइए नंबरिंग करें क्या, पहले ब्रोमीन को दूंगी, मैम फर्स्ट वाला आर है। आर आ रहा है, ठीक है, यस देखिए मैम। तीसरा चौथा, तो 1 2 3 आर, वेरी गुड, बधाई हो। यहाँ पे आओ, पहला इसको, दूसरा किसको दोगे, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे क्या है, CHO है ना, यहाँ पे क्या है, C के साथ HHOH लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है, मतलब HHOH, तो किसको मिलेगा, ये तो डबल है ना, तो हम तो इसको ऐसे कंसिडर करते थे, याद करो, याद आ रहा है, यस। तो यानी कि इसको मिल जाएगा दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, तो 1 2 3 ऐसा आना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे तो ये भी आर आ जाएगा, आर। तो ऐसे करना है, समझे। यस। यस मैम। चलो, एक Yes, जेई ma'am. मेन 2016 में आया था सवाल, वो मैं एक बार करा देती हूँ, ये देखो, अब इसमें देखो, एक कायरल सेंटर नहीं और दो, ऐसे ही आएंगे, अगर आना हुआ तो पेपर में, चांसेस आर रेयर, बट आएगा तो एक कायरल कार्बन नहीं, दो वाला आएगा, जहाँ पे तुम्हें सोचना पड़े। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना नंबरिंग कर रखी है, 2 2 3 2 3, वो कैसे कर रखी है, अब तुम्हें नंबरिंग आनी चाहिए, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है भाई साहब, तुम्हें टॉप से, है ना, टॉप से करनी है, तो तुम्हें 2 में निकालना है, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, और 3 में निकालना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 2 का निकालते हैं, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, HOH COOH, और इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे, C पे क्या लगा हुआ है, Cl, H और CH3, ठीक है। यस। वैसे ही अगर मैं 3 वाले का लिखूंगी तो HCl CH3, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, HOH और COH। चलो ओके, सबसे पहले किसको दूं नंबरिंग, मैम OH। मनप्रीत किसको दूं, मैम शो नहीं हो रही स्क्रीन। रीज्वाइन करके देखो, किसको देना चाहिए मेरे को, विवेक नंबरिंग, यार तुम क्यों आते हो भाई क्लास में, मत आया करो ना। 1 इसको दूंगी ऑक्सीजन को, Cl को कैसे दोगे, Cl को कैसे दोगे,
कार्बन से डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ कार्बन से कार्बन अटैच है। क्या रूल पढ़े हैं तुमने फिर कल की क्लास में? ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे C के साथ Cl CH3H है, तो Cl वाला जीत जाएगा। Yes, ma'am. तीसरा इसको, फोर्थ इसको, तो घुमो इसको, घुमाओ 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज R होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे है तो S होगा, तो 2 पे तो S आएगा। यहाँ पे चेक करो 1, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, बट H मतलब फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो R होगा, तो 2S और 3R जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब आप लोगों के लिए ना मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए, इसके हालांकि आंसर भी हैं, बट तुम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसमें कुछ तो वो है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बाकी आप ट्राई करना और देखना यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. चलेगा। अब मैं चलती हूँ आगे, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होते हैं, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। देखो ये तीनों पॉइंट पे लिखो। एनेंशियोमर पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जिनका इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होता है। कल मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर मान लो, एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से कि ये कंपाउंड है मेरे पास, क्या बोलते हैं, कोई भी ले लो, ये वाला ले लेती हूँ, देखना एक बार। अगर मेरे को इसकी मिरर इमेज बतानी हो, कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे OH आ जाएगा, H CH3 और C2H5 है ना। अब तुम ये चेक करो कि ये आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको इसके ऊपर रखो, हम नॉन आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, दोनों नॉन, नीचे लिखती हूँ, ये मेरे पास क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं, समझे। Yes, ma'am. और ये तभी पॉसिबल है जब आपका मॉलिक्यूल क्या हो, एसिमेट्रिक हो, मतलब उसमें ना ही प्लेनो सिमेट्री होनी चाहिए और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि योर कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं इसको हटा रही हूँ बेटा, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, एक चार्ट तुम लोगों को बताना है, ये दोबारा नेक्स्ट पेज पे बना भी होगा अगर तुम्हारा रह गया तो। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या, देखो अब हमारे पास क्या होगा ना, हमारे पास एक कंपाउंड दिया जाएगा, मॉलिक्यूल कंपाउंड दिया जाएगा, हमें उनमें रिलेशन बताने पड़ेंगे कि आपस में ये एनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, मीजो है, क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो इसमें हमें दो चीजें चेक करनी है। जो आपका मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा ना, सबसे पहले उसकी आपको क्या बतानी है, मिरर इमेज बनानी है। क्या बनानी है, मिरर इमेज, ठीक है। अब अगर तो कंपाउंड, जो दो मॉलिक्यूल है वो आपस में मिरर इमेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यही पॉसिबिलिटी है ना। Yes. Yes, ma'am. कि मिरर इमेज हो सकते नहीं हो सकते। अगर तो वो आपस में मिरर इमेज है ही नहीं, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स में। अभी मैं तुम्हें करवाऊंगी, लेकिन एक चार्ट बना लो। अगर मिरर इमेज है तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, कौन सी, एनेंशियोमर और आइडेंटिकल, ठीक है। अगर एनेंशियोमर हुए तो तुम्हें क्या चेक करना है कि जो मिरर इमेज है वो आपस में क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए।
और आइडेंटिकल में क्या होगा बेटा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। इसके एग्जाम्पल अभी मैं ढेर सारे करवाऊंगी, बट एक बार ये चार्ट बना लो तुम, ठीक है। यस लिख लिया सबने, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर लिख लिया तो जैसे मैं एग्जांपल बता रही थी अभी, यही वाला एग्जांपल बताया था ना, ये आपस में मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये इनेंशियोमर्स है, ठीक है। और तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, लिखना एक बार, स्टार मार्क करके लिखो। कल भी बताई थी मैंने ये बात, इफ ओनली वन कायरल कार्बन, याद आ रहा है, इज प्रेजेंट, Yes, ma'am. then the molecule is always optically Active. active। यानी कि बेटा उसकी जो मिरर इमेज होगी वो पक्का क्या होने वाली है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और वो क्या होंगे, हमारे एनेंशियोमर होंगे। एक अगर मान लो प्लस अल्फा का रोटेशन दिखा रहा है तो दूसरा कौन सा दिखाएगा, माइनस अल्फा का दिखाएगा, ठीक है। चलिए आइए, दूसरा पॉइंट लिखो, इफ, कलर चेंज करती हूँ, इफ मोर देन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, है ना, ये भी तो हो सकता है। इफ मोर देन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, देन मोलिक्यूल कैन बी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, molecule can be identical, enantiomers and diastereomers। अभी पता कैसे चलेगा, यही सिखाने के लिए तो आज की क्लास भी है। ये 2 पॉइंट्स और जो ये चार्ट मैंने बनवाया है, फटाफट से अपनी नोटबुक में चेपो, जल्दी करो। हाँ बेटा बोलो। मैम मिरर इमेज नहीं बनेगी मतलब? मिरर इमेज नहीं, अभी बताऊंगी। लिख लिया, ओके। और बेटा जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, लिख लो और मुझे थम्स अप करो। प्रतीक आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हरमीत नहीं आई ना आज। बेटा जो इनेंशियोमर्स होते हैं ना, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती है। उनकी बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, वेपर डेंसिटी, विस्कोसिटी, बहुत ही जो भी आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होती है, अपनी सेम होती हैं, एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन तो अलग होगा, है ना। अगर एक मान लो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन कौन क्लॉक और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ये तुम्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा, ठीक है जी। यस मैम। इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को उससे मत कंफ्यूज करना, जो अभी मैं तुम्हें बता रही थी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर होगा, है ना, वो तो रूल बता रही थी मैं आरएस निकालने के। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ, कहीं उससे रिलेट कर लो। हाँ जी बेटा। मैम ये जो कल आपने पोलैरिमीटर बताया था उससे डिटेक्ट होंगे? हाँ वही उसी से जो था ना अपना एनालाइजर, जिसमें हम रोटेशन देख पा रहे थे। क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस अल्फा आएगा, मतलब कोई से +30 आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर -30 आएगा, ठीक है। इसको हम स्मॉल डी स्मॉल एल भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेट, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आइए। चलो दिख रहा है, इधर देखो, फर्स्ट और सेकंड को नजर दौड़ाओ सारे बच्चे, इधर आओ, पहले सुन लो फिर लिखना। पहले तो चेक करो कायरल कार्बन है, हाँ मैम 2 कायरल सेंटर हैं,
क्या जो ये मैंने सेकेंड वाली बनाई हुई है, क्या वो फर्स्ट वाले की मिरर इमेज है क्या? चेक करो सारे बच्चे। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हमें देखना है कि ये फिर ये देख, अच्छा तो मिरर इमेज है, पहली चीज चेक कर ली। अब दूसरी चीज ये चेक करो कि आपस में सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। Non-superimposable. Non-super. तो ये आपस में इनका रिश्ता क्या है? इनेंशियल। ठीक है, लिखा। इसके लिए एक और तरीका भी होता है, वो बताओ। तुम एक काम करो सारे बच्चे आरएस निकालो, आरएस निकालो दोनों इन पे, दोनों ए फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल में सारे बच्चे आरएस निकालेंगे। चलो फटाक से निकाल के बताओ। निकाल के बताओ मेरा बेटा, फिर मैं बताऊंगी कि ठीक करा है या नहीं। चलो यहाँ पे ना एक लाइन और लिखना, मैंने शायद भूल गई मैं लिखवाना। इफ मोर देन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये लिखना है यहाँ पे। एक बार इसको लिखो, ये मैंने छुड़वा दिया हुआ है, पहले ये लिख लो। देन मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो उसमें 3 केस आएंगे फिर, एनेंशियोमर के, आइडेंटिकल के और डायस्टेरो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर जाए। ठीक है, चलो हाँ अब ये करो, क्या आ रहा है आरएस बताओ मेरे को। अरे निकालो, चुपका है, हो गए, मेरी आवाज चलेगी। अंचल आप बताइए बेटा। मैम मिरर वाले में दोनों में एस। यहाँ एसएस आ रहा है क्या? मैम सेकंड वाले में। अच्छा सेकंड वाले में एसएस आ रहा है, यस मैम। फर्स्ट में क्या आया? मैम ऊपर वाले में एस है। हाँ मैम फर्स्ट में भी अबव वाले में एस है। नॉट पॉसिबल। अब एक बार पहला नंबर इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा जो ये नीचे लगा हुआ है क्योंकि यहाँ बी आर आ जाएगा, और तीसरा इसको, फोर्थ इसको। तो 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए, बट एच हॉरिजॉन्टल पे है तो आर होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? आर होगा ये वाला क्या आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट एच हॉरिजॉन्टल पे है तो आर होगा। प्रतीक आ रहा है क्या? और Yes, गायब ma'am. होगा ये तो। कितना आ रहा था ये मेरा? आर आ रहा था ना, और ये भी आर आ रहा था, और ये एस आएगा और ये भी एस आया कि नहीं आया? दिव्या, हर्ष, आकाश, Yes, ma'am. नवजोत, Yes, ma'am. तक निकाल रहे थे अमनदीप आप। तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, इतनी जल्दी आंसर करने की क्या लग रही है आप लोगों को? ध्यान से देखो। अब देखो इधर एक इम्पोर्टेंट चीज बता दो तुम लोगों को मैं, क्या कि अगर आपका नहीं पता चल रहा है तुम्हें भाई ये आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये तो सिंपल सा था, यहाँ पे देख के पता चल रहा है। अगर उसने मॉलिक्यूल को घुमा दिया और तुम्हें बताना है इनेंशियोमर है या नहीं, तो तुम आरएस निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, इनेंशियोमर में एक चीज होती है कि अगर मान लो एक
मॉलिक्यूल में मान लो 2 कायरल कार्बन है, एक भी हो सकता है, एक वो होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मॉलिक्यूल में फर्स्ट वाले में एक का R आ रहा है, दूसरे का S आ रहा है, या फिर दोनों का R आ रहा है, तो सेकंड वाले में पक्का क्या आएगा, S और S आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो फर्स्ट में SS आ रहा है तो सेकंड में क्या आएगा, RR आएगा। समझ गए। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक R S आ रहा है तो दूसरे वाले में S और R आएगा, अगर कोई एनेंटियोमर है तो। समझ गए। अब सेम यहाँ पे भी करते हैं, ये भी क्या है, आपस में एनेंटियोमर्स ही होंगे। ठीक है, बेशक तुम निकाल के देख लेना इनके RS। ठीक है, क्या और क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो और क्वेश्चन करते हैं। पहले डाइस्टेरोमर समझ लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन करते हैं। डाइस्टेरोमर में मैंने क्या बोला था कि आपस में क्या नहीं होती है, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेज ही नहीं होते, मिरर इमेज ये नहीं होते हैं। चेक करो, चेक करो आपस में, आर दे मिरर इमेजेस टू ईच अदर? ये देखो, ये सेम हो गया, HBr HBr। देखो ध्यान से सारे बच्चे, क्या ये मिरर इमेज है? नो मैम। नो मैम। अगर ये मिरर इमेज होते तो Br को तो भाई यहाँ आना चाहिए, तो H है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि एक ऐसा कायरल सेंटर होता है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। अब आप यहाँ पे RS निकाल के दिखाओ, RS निकाल के दिखाओ सारे बच्चे मेरे को, यहाँ पे निकाल के बताओ, फिर मैं देखूंगी कितना सही आ रहा है तुम लोगों का। और जो बच्चों ने मेरे को बोल रखा है कि मैम हम ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं मेजर टेस्ट की, तो बेटा आज फ्राइडे हो चुका है, परसों तुम्हारा मेजर टेस्ट है, तुम्हारी तरफ से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है असाइनमेंट वगैरह, मुझे नहीं पता तुम क्या तैयारी करो। और ध्यान रखना, जो भी जिनकी भी मैं मेंटर हूँ और तुम लोग मेंटरशिप कॉल में आओगे, वाइवा लूंगी सबसे पहले, वाइवा लूंगी, और अपने पेरेंट्स को दोबारा साथ लेके आना उसी कॉल में। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ मैं ये चीज, समझ गए सारे के सारे? थम्स अप दे दो मेरे को जिनकी मैं मेंटर हूँ। ओके मैम। हाँ गुड। चलिए चेक करो, यहाँ पे RS आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ मेरे को। चलो मैम फर्स्ट वाले में, ऊपर वाले में R आ रहा है। R आ रहा है क्या? यस मैम। yes ma'am, नीचे वाले में सारा 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या आएगा, R आएगा। यहाँ कितना आ रहा है नीचे वाले पे? एस। S आ रहा है, यस देखने मैम। दो। यहाँ पे आएगा 2 3 1। S किससे आ रहा है? मैम आ रहा है। 1 आ रही है 2 मैम, आ रहा है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 से 2। ऐसे क्यों जा रहे हो तुम? ऐसे जाओ ना, एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे तो R आएगा, SS बोले जा रहे हो, R होगा। अब देखो BRH ये मिरर इमेज है तो पक्का यहाँ पे ऐसा आएगा, निकाल के देख लेना तुम। ये सेम है HBr तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। बेसिकली डाइस्टेरोमर में क्या होता है बेटा, अगर मान लो तुम्हारा कोई मॉलिक्यूल है, मैं 2 केस ले रही हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड, मान लो ये फर्स्ट और सेकंड है, वैसे अगर एक सेम होगा और एक डिफरेंट होगा, क्लियर है? अगर SS आ रहा है तो एक सेम होगा और एक डिफरेंट होगा, अगर RS आ रहा है तो एक सेम होगा और एक डिफरेंट होगा। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। तो बोलोगे ना Yes, कि ma'am. नॉन इमेजेस है, तो डाइस्टेरियोमर क्या होते हैं? सबसे आसान होता है इनको पहचानना कि ऑप्टिकल, वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो कि नॉन मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होंगे, उनको हम डाइस्टेरियोमर बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो मतलब आप इनको सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से, ठीक है?
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये वही बोला हुआ है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे देखो ये दोनों डाइस्टीरियोमर है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे पीओएस है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। यस Yes, ma'am. लेकिन जो ये आपने बनाया है ये क्या है, इसमें पीओएस नहीं है ना, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपस में डाइस्टीरियोमर है। वन ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और मे नॉट बी ऑप्टिकली। कर लिया, ये लिख लो इसको, एक बार कंफर्म करो मेरे को। अपनी क्लास कब तक होती है? 8:30? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो भाई साहब अभी ये बताओ, जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हें मैंने सिखाए थे सिस ट्रांस, चेक करो, आर दे मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? No, ma'am. नहीं है ना, नहीं है ना। No, ma'am. तो ये भी क्या होते हैं, आपस में डाइस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है। यस लिख लो। मेरे को एक बार थम्स अप कर देना जब लिख लो। कल तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर करवाऊंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी बस, ठीक है। क्योंकि कल मैं नहीं करा सकती हूँ नया चैप्टर स्टार्ट, बिकॉज मंडे को तुम्हारा, संडे को टेस्ट भी है, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी तो मंडे को आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। और कल तुम्हारे पेपर डिस्कशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है बोलूंगी एंड इसको करवाऊंगी कंप्लीट, ठीक है। चलो लिख लिया। चलो अब तुम्हें क्या करना है, रिलेशन बताना है कंपाउंड्स के बीच में। फर्स्ट इनके बीच में क्या है, सेकंड वाले इनके बीच में क्या है, थर्ड फोर्थ, ये बताना है तुम्हें। चलो हो जाओ शुरू। चलो जी अब स्टार्ट करो जी। करो करो। हरलीन तुमने एक क्वेश्चन भी नहीं बताया। सुहानी आप भी नहीं कर रहे हो क्या ट्राई? सुखजीत आप भी नहीं कर रहे हो? अरे करो, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? अभी तो कराया मैंने सेम। अमनदीप पहले में क्या रिलेशन है फर्स्ट वाले में? मैम फर्स्ट वाला मिरर इमेज है तो इनएक्टिव है। हाँ
मैम फर्स्ट वाला एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो मैम मिरर इमेज से यू कांट से कि इनएंशियोमर होंगे, यू हैव टू चेक कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। रविंदर क्या आ रहा है फर्स्ट? सुपर इम्पोसिबल है। रविंदर नॉन मैम। हाँ बताओ, हाथ खड़ा किया आपने बेटा। नवजोत आप बताओ, मैम पहला सुपर इम्पोसिबल। सुपर या नॉन सुपर इम्पोजेबल? अरे भाई मिरर इमेज है ना, ये देखो ना, मिरर इमेज है, मैम मिरर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इनएंशियोमर आएगा। ये चेक करो, ये है क्या मिरर इमेज? नहीं ये नो नहीं मैम। है। HOH, ये ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला सेम हो गया। तो सेकंड क्या है? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियम। क्या हुआ रविंदर, ये नहीं आया था क्या बेटा? बता रहा था मैम। हाँ जी प्रतीक जी, क्या है ये थर्ड वाला? HOH, ये देखो, ये सेम हो गया ना, नॉन मिरर इमेज डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियम। ये मैम ये भी डाइस्टीरियम। डायस्ट्री डाइस्टेरियम। ये करो, रिलेशन बताना है तुम्हें इनके बीच में जो मैंने लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ थर्ड फोर्थ। ठीक है करो। अंशिका बताओ। मैम फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन आएगा इनएंशियोमर। वेरी गुड, ठीक है, सबका यही आ रहा है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम थर्ड और फोर्थ में भी इनएंशियोमर आएगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट और थ्री में डाइस्टीरियम आएगा। हाँ बताती जाओ, नेक्स्ट मैम नेक्स्ट वाले में भी डाई वाला आएगा और अगले में डाई वाला आएगा। मतलब बाकी सारे डाइस्टीरियोमर। यस। ठीक है, डी डी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन जे एडवांस का है वैसे, बट मुश्किल नहीं है क्योंकि पुराना था ना, मेंस में भी आते हैं ऐसे। देखो इसमें मोर देन वन करेक्ट है, तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर में कैसे पता चलेगा, अलग से सेक्शन होता है जो मल्टीपल करेक्ट वाला होता है। तो आपको EFG के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, टोटोमर, है ना? ये तो आप लोगों को पता है, ज्योमेट्रिकल और डायस्टीरोमर ये तो पता है, रेजोनेंस भी पता है, बट शायद आप लोगों को टोटोमर नहीं पता होगा। तो टोटोमर बेसिकली होता क्या है, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। देखो लेट से मेरे पास ये है कीटोफॉर्म है, कीटोन ग्रुप है ना यहाँ पे,
तो बेसिकली टोटोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे तुम रेजोनेंस में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कराते हो ना, टोटोमर्स में आप क्या कराते हो, एच माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का, बेसिकली एच एटम का माइग्रेशन कराते हो। तो आपको माइग्रेशन कौन से वाले हाइड्रोजन का कराना है? अब वैसे तो काफी सारे केसेस होते हैं, बट अभी के लिए तुम ये समझ लो कि अगर आपके पास इस तरीके से, ध्यान से देखो, कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, उसके जो साथ वाला कार्बन है उस पे चेक करो कि हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर है तो वो पार्टिसिपेट करेगा टोटोमेरिज्म में। जिसने पढ़ रखा है ठीक है, नहीं भी याद आ रहा है तो इट्स ओके, अब तो क्या ही फायदा होगा, जब कभी पढ़ोगे तो भी पता चलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, इस तरीके से इसकी फॉर्म बनती है, देखो ऐसे दिख रहा है। तो ये H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड है ना, इन लिखते हैं ना, इथीन प्रोपीन, ओल मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप। तो ये बेसिकली कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, H एटम का माइग्रेशन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है इसकी। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, बट उसका एक अलग से लेक्चर लगाना पड़ेगा। फिर फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये बहुत है। तो आपको क्या बोला है कि EFG आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये सही है? देखना एक बार, EFG आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देखो, E और F में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा ना, तभी डबल बॉन्ड आया है। देखो यस तो मतलब ये तो टोटोमर्स हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। फिर वो कह रहे हैं EF टोटोमर्स है और EG भी टोटोमर है। हाँ, ये भी टोटोमर होगा। ये देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH के साथ इथाइल किसमें था, उसमें था, सेम साइड पे था। यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बी वाली ठीक है। फिर कह रहे हैं जो F और G है, F और G वो आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है? बिल्कुल है, चेक हाँ, कर लो, yes, ma'am. बिल्कुल है। यहाँ पे मीथाइल ट्रांस पे है, यहाँ पे सिस में है, तो मैम ये भी ठीक है। अब वो कह रहे हैं F और G डाइस्टीरियोमर है। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डाइस्टीरियोमर ही तो होते हैं, बिकॉज वो मिरर इमेजेस नहीं होते। तो यहाँ पे B, C, D तीनों ही स्टेटमेंट क्या थी, करेक्ट थी। तो ऐसे बेसिकली इस क्वेश्चन को क्या करना था, अप्रोच करना था। ठीक है क्या? Yes, Yes, ma'am. टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ रखा तो इट्स ओके, छोड़ दो। फिर नहीं पढ़ रखा तो बाकी दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये करने की वैसे जरूरत तो नहीं है, इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, रीड कर लेना, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें बस यही बता रखा है, एनेंटियोमर डायस्टेरोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है ना, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, डायपोल मूवमेंट एनेंटियोमर में सेम होगा, डायस्टेरोमर डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एनेंटियोमर की सेम होती हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, डायस्टेरोमर की डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक रोटेशन दोनों का डिफरेंट होगा, एक अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बस ये चीजें जो है एक बार रीड कर लेना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम मीजो कंपाउंड पे। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया, डायस्टेरोमर बता दिया, एनेंटियोमर बता दिया। अब मैं मीजो कंपाउंड पे आऊंगी, यहीं पे ही मैं तुम्हें आइडेंटिकल वाली चीज भी बताऊं। ठीक है, तो बेटा मीजो कंपाउंड के लिए ना कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल हैव, फर्स्ट कंडीशन है, लिखो, मॉलिक्यूल हैव एट लीस्ट टू कायरल कार्बन। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, मॉलिक्यूल हैव POS और COS। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब तुम बोल सकते हो तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या है, मीजो है। और जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझाती हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं 2,3 ब्यूटेन डाइओल। क्या होता है 2,3 ब्यूटेन डाइओल? यही होता है। तो
तो अगर मैं इसको फिशर फॉर्म में बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी देखना, CH3 HOH HOH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। इसमें मैं जान करके मैंने मीजो फॉर्म बनाई है ताकि आपको समझा पाऊं। पहले समझ लो फिर लिखना, तुम लोग पहले लिखना चालू कर देते। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे सारे बच्चे, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है? हाँ मैम, 2 कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। फिर चेक करो क्या वहां पे POS या COS है। फिशर में कभी COS नहीं होती तो देखना भी मत। फिशर फॉर्म हैज नेवर COS कभी भी नहीं होती फिशर में, तो देखना भी मत। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, यहाँ पे है देखो, काट दो बीच में से, इक्वल हाफ में डिवाइड। यस मैम। तो मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे समझो कैसे होते हैं, रीजन क्या है, देखो ये कायरल है, इसकी कुछ रोटेशन तो आएगी, क्या कहते हो, है ना। ये भी कायरल है, इसकी भी कुछ रोटेशन आएगी। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक मिनट रुक जाओ जशनप्रीत। अगर ये लेट से ये R है तो ये पक्का ऐसा आएगी। तो अगर मान लो ये +30 घुमा रहा है तो ये -30 घुमाएगी, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, है ना। मॉलिक्यूल में ही एक प्लस में घूम रहा है माइनस में, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अभी मैं इसके और भी एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है तो हो जाए। हाँ बेटा बोलो। एग्जाम्पल दोबारा से मैं ये लेना चाहूंगी, फिर से सुनो क्या बोला मैंने, नहीं पल्ले पड़ा तो। आपको क्या चेक करना है, मॉलिक्यूल में कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और वहां पे POS या COS होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओ बेटा। CH3 CH3 OH OH H H, ये मिरर इमेज है। अब तुम कहोगे कि मैम इसकी मिरर इमेज तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये एनेंटियोमर होने चाहिए, यही बोलोगे ना तुम। अगर इसको तुम इस पे रख दोगे, तुम कहोगे मैम OH तो इस पे आ रहा है, यस और नो। बट एक्चुअल में ये क्या है आपस में, ये एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। मिरर इमेज तो है बट सेम है, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। कैसे, देखो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको ना 180 से घुमा दो, इसको 180 से घुमा दो, 180 डिग्री की रोटेशन अलाउ होती है स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब 180 से कैसे घुमाओगे, इधर देखो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ वर्टिकली चेंज कर दो और डायगोनली चेंज कर दो। क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है। 180 डिग्री का रोटेशन करवा रही हूँ, ये देखो, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, समझ के, डायगोनली चेंज करना है। देखो, तो अगर मैं इसको करूंगी तो CH3 ऊपर चला जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ, है ना, ये OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ। क्या ये दोनों सेम आ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसीलिए क्या होगा मेरा बेटा, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये इसके दो नहीं मानोगे, एक ही कंपाउंड मानोगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई थी, मिरर इमेज जो होती है मीजो कंपाउंड की, वो सुपर इम्पोजेबल होती है, ठीक है, और वो आइडेंटिकल होते हैं। अब नॉन रिजोल्वेबल का मतलब क्या है, रिजोल्व थोड़ी ना कर सकते हो उसको, सेपरेट थोड़ी ना, एक ही तो है वो कंपाउंड। गेटिंग माय पॉइंट, एक ही है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमने एक बार ये पता लगा लिया कि मीजो है, तो भाई साहब उसकी मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोज, और वो आइडेंटिकल होगा। समझे कि नहीं समझे? यस इसमें मैं एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, ट्राई करना उसको सोल्व करने का। ए
करो एक बार ट्राई और मुझे बताना मीजो है कि नहीं है। बस यही कराऊंगी, बाकी मैं कल करवाऊंगी फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाले में चेक करो। सबसे पहले चेक करो कायरल सेंटर है क्या। हाँ मैम, ये 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कायरल सेंटर है, फिर देखो प्लेन पास हो रहा है। हाँ मैम, ये वाला देखो, देखो एक बार। यस मैम। तो यहाँ पे कायरल भी है, पीओएस भी है, तो ये क्या होगा, मीजो होगा, है ना। और ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव। यहाँ चेक करो, कायरल सेंटर है, हाँ मैम 2 है, यस बट मैम। यहाँ पे कहीं भी प्लेन पास नहीं हो रहा। अगर तुम सोच रहे हो मैम ये करा देंगे तो वेज है और यहाँ पे डैश पे है, तो प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है। तो पीओएस नहीं है तो भाई साहब ये मीजो नहीं है, मीजो नहीं है, तो ये बेसिकली होता गया ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। यस मैम। ये चेक करो, पीओएस है मैम। पीओएस है। Yes, और ma'am. यहाँ तो पहली बात है, वो भी छोड़ो, पीओएस तो है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, वो तो ठीक है, लेकिन ये मीजो भी नहीं है। ये देखो ना, मीजो की कंडीशन भी नहीं हो रही यहाँ पे। ये देखो कायरल कार्बन ही नहीं है, कहाँ है कायरल कार्बन, एक तो कोई है ही नहीं कायरल कार्बन, तो बेसिकली मीजो भी ये नहीं है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखो कायरल कार्बन है, नहीं है, कायरल कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मीजो नहीं है, और ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव। यानी कि एक बात तुम्हें पल्ले पड़ी, जरूरी नहीं है कि जो मीजो, जो एक सेकेंड, जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स है वो मीजो होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल दिया मैंने, यस मैम। क्या मैं ये Yes, ma'am. क्या लिखो, नोट करके लिखो जल्दी अपने नोटबुक में, ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉट मीजो। जरूरी नहीं है कि मीजो हो, बट ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये स्टेटमेंट पल्ले पड़ी। यस मैम। फिर से बोलूं, all optically inactive compounds are not meso, but all meso are optically inactive। क्लियर हुई ये बात। यस मैम। तो आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। कल क्या करना है तुम लोगों को, मतलब आज के लिए क्या करना है, अपना वैसे मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो, कल इसका खत्म कर देंगे इसको हम विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बस जितना कराया है उतना ही रिवाइज करो। हाँ जश्नप्रीत, क्या कहना था बेटा आपको, आपका हैंड रेज है ना। मैम प्लीज एक बार वो वाला डायग्राम बना के दिखा दो। हाँ मैम एक बार वो ट्रांस वाला डायग्राम बना के दिखा दो। बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अंचल बोलो। मैम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। अच्छा, भेज दिया आपने मेरे को। मैम हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जो आयरन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता। फिर से बोलो। मैम जो आयरन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका आयरन होता है ना, उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 और 3 होती है। 5 इलेक्ट्रॉन उसके लिए दे पाना, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाना उसके लिए डिफिकल्ट होता है, राइट। इसकी वजह से ही जो मोस्टली आपके 3D होते हैं वो +2 और +3 दिखाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई तुम्हें ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, राइट, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए आयरन में बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती है। अगर उसकी इवन उसकी हैलाइड्स के साथ भी +3 देखने को मिलती है, FeX3 वाली, बट उससे ज्यादा देखने को वहां पे नहीं मिलती है, ठीक है।
Yes, ma'am. यस मैम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दे तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वही अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आप वहां पे लगा रहे हो तो आयरन हैलाइड्स के साथ +3 पे जा रही है। उसमें अगर तुम चेक करोगे एनसीईआरटी में तो आयरन की टाइम नोट हो गई, एक बार चेक करो, Fe की मैक्सिमम हैलाइड के साथ +3 जा रही है। FeX2 और FeX3 लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी के टेबल में, देख रहे हो? Yes, ma'am. तो यस, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। हाँ, मैग्नीज जो है +7 तक जा रही है अगर वो ऑक्सीजन के साथ है, तो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैग्नीज में Mn2O7 है तो वो बन पा रहा है, लेकिन आप ये आयरन के साथ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों को एनसीईआरटी टेबल से थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ेगा कि कौन कितनी दिखा पा रहा है। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आप मैग्नीज के बाद जा रहे हो, आयरन पे जा रहे हो, कोबाल्ट पे जा रहे हो, निकल पे जा रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उनमें पेयरिंग चालू हो गई है। जैसे आयरन में क्या होता है, D6 होता है ना, तो D6 में 4 अनपेयर्ड है ना, बाकी सारी पेयरिंग हो रखी है। ठीक है, एक ये भी आप रीजन बोल सकते हो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पा रहा। जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो होती जाएगी। तभी तो कोबाल्ट की +2 +3 दिखाता है, कॉपर भी +1 +2 में आता है, जिंक बेचारा +2 तक ही दिखा पाता है। तो ये रीजन है। ठीक है, और इसके पीछे काफी सारी चीजें और भी हो सकती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर हो सकता है अपना, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फैक्टर हो सकता है। तो काफी सारे फैक्टर इसके पीछे होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और उसके अलावा हाँ, तो इसने पूछा मेरे से, अमनदीप ने, बेटा ट्रांस यही तो है, देखो ना ये बना तो रखा है ट्रांस, क्या दिक्कत आ गई इसमें? ओके मैम, मैं दूसरी तरह से बनाई थी, मैं फिनोल ग्रुप के लिए। हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करो। कोई भी डाउट आता है टैग मी इन द डाउट सोल्विंग। ठीक है।